हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का भरपूर इस नए विषय की सीरीज में एंड नए टॉपिक में। कल हमने डाइजेशन सिस्टम को पूरी तरीके से देख लिया है कि 2 कक्षाओं में पूर्ण रूप से हमने डाइजेशन को समझ लिया है कि हमारे भोजन का अवशोषण कैसे होता है, हमारे भोजन का पाचन कैसे होता है, उससे ऊर्जा कैसे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होते हैं, ये सब हमने देख लिया है। आज हम देख लेते हैं कि हमने जब भोजन तो ग्रहण कर लिया, उससे हमें ऊर्जा कैसे मिलेगी, हम ये देखेंगे। हमारे खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट मिल गया, प्रोटीन मिल गया और फैट मिल गया। अब इन सभी से हमें ऊर्जा की जरूरत होती है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की जरूरत तो होती नहीं है हमें कि हाँ हमारी बॉडी में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है। तो उससे हमें उस कार्बोहाइड्रेट का उपयोग हम कैसे करेंगे, उस ग्लूकोज का उपयोग हम कैसे करेंगे, वो सब हम इस टॉपिक में देखेंगे रेस्पिरेशन में। यानी कि रेस्पिरेशन होता क्या है, तो रेस्पिरेशन एक प्रकार की दहन क्षमता होती है या फिर दहन क्रिया होती है, बर्निंग प्रोसेस होती है एक प्रकार की। ठीक है, तो आइए बिना कुछ देरी किए हम इस नए विषय यानी कि इस नए टॉपिक के बारे में जानते हैं, समझते हैं और बेसिक नॉलेज देखेंगे कि रेस्पिरेशन होता कैसे है और हमारी बॉडी में ऊर्जा कैसे मिलती है इसी रेस्पिरेशन से। तो पता चल ही गया होगा कि ये मानव का श्वसन तंत्र है। तो सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे कि रेस्पिरेशन क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे कि श्वसन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा रेस्पिरेशन। श्वसन क्या होता है, तो श्वसन हमारे शरीर की एक महत्वपूर्ण प्रणाली होती है। क्या होती है? श्वसन मानव शरीर की या फिर जंतुओं की, जीवों में क्या आते हैं, सजीव में पेड़ पौधे पे आते हैं, जंतु भी आते हैं। तो यहां पर लिख लेंगे हम मानव शरीर न लिखते हुए कि जो श्वसन जो होता है वो जीवों की महत्वपूर्ण प्रणाली होती है, महत्वपूर्ण प्रणाली होती है, प्रणाली होती है जिसमें गैसों का आदान प्रदान होता है, जिसमें गैसों का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है और ग्लूकोज का दहन होता है। ठीक है, और क्या होता है? ग्लूकोज का दहन होता है। ग्लूकोज का दहन होता है, दहन होता है। ठीक है, श्वसन क्या होता है, तो श्वसन जो होता है वो जीवों की एक महत्वपूर्ण प्रणाली होती है जिसमें गैसों का आदान प्रदान होता है और उन्हीं गैसों की उपस्थिति में हमारे ग्लूकोज का दहन होता है और ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्लूकोज का दहन होता है और क्या होता है, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये होता है हमारा श्वसन। अब देखते हैं कि हमारा जो श्वसन होता है वो 2 प्रकार का होता है। श्वसन हमेशा 2 प्रकार का होता है। पहला तो होता है ऑक्सी श्वसन। ठीक है, सबसे पहले देख लिया हमने कि श्वसन क्या होता है, तो श्वसन हमारे शरीर की महत्वपूर्ण प्रणाली होती है जिसमें गैसों का आदान प्रदान होता है और ग्लूकोज का दहन होता है। ठीक है, क्या होती है श्वसन? एक महत्वपूर्ण प्रणाली होती है, गैसों का आदान प्रदान होता है और उसी गैसों की उपस्थिति में ग्लूकोज का दहन होता है और बड़ी मात्रा में हमें ऊर्जा मिलती है। हमने जो खाना खाया उससे हमें क्या मिला? ग्लूकोज मिला। फिर रेस्पिरेशन होगा, श्वसन होगा, ग्लूकोज का दहन होगा, दहन होने के बाद हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है, जिसकी वजह से हम कार्य करते हैं। कैसे? जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ, मेरे गले में ऊर्जा की जरूरत है, मैं लिख रही हूँ, मेरे हाथों में, मेरी उंगलियों में ऊर्जा की जरूरत है। तो क्या करेगा ऑक्सीजन? जहां जहां पर भी ग्लूकोज होगा ऑक्सीजन वहां पर जाएगा और वहां पर बर्न करेगा ग्लूकोज को और मेरी उंगलियों में, मेरे गले में ऊर्जा उत्पन्न करेगा। तो ये कार्य होता है हमारे रेस्पिरेशन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये। श्वसन को हमेशा हम देखते हैं कि 2 प्रकार में बांटा गया है। पहला होता है हमारा श्वसन ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन। दूसरा होता है हमारा अनऑक्सी श्वसन, अनऑक्सी श्वसन। अब देखते हैं कि ये जो ऑक्सी रेस्पिरेशन है ये होता क्या है। ऑक्सी रेस्पिरेशन होता क्या है?
ऑक्सी रेस्पिरेशन क्या होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का दहन किया जाता है। ठीक है, किसका दहन किया जाता है? ग्लूकोज का। ग्लूकोज का दहन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का दहन होता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो बाहर निकल जाती है, फिर जल के अणु निकलते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं जल के अणु भी। उसके बाद बड़ी मात्रा में हमें क्या होती है? 38 एटीपी ऊर्जा मिलती है। तो ये होता है हमारा श्वसन। ठीक है, 38 एटीपी हमें ऊर्जा मिलती है। 38 एटीपी को कैलोरी में नापा जाए तो 673 इसमें कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो ये बर्निंग प्रोसेस होती है ग्लूकोज की ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जिसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो फिर से बाहर निकल जाती है, जल हमारी बॉडी में खुल जाता है। और 38 एटीपी क्या होता है? एक ऊर्जा का बंडल होता है। यानी कि एक बार ऑक्सीजन ग्लूकोज के पास जाएगा, दहन करेगा ग्लूकोज को, तो इतनी हमें ऊर्जा मिलेगी, 673 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। और 38 एटीपी यानी कि एक ऊर्जा का एक बंडल होता है। जैसे कि 1 दर्जन कोई वस्तु होती है, कोई सामान होता है 1 दर्जन, वैसे ही 38 एटीपी एक ऊर्जा का बंडल होता है। जैसे कि 12 वस्तुएं आती है तो उसमें कितना होता है? 1 दर्जन होता है। वैसे ही ऊर्जा में 38 एटीपी हमें ऊर्जा मिलती है रेस्पिरेशन में। ये कौन सा रेस्पिरेशन हो गया? ऑक्सी रेस्पिरेशन। अब अनऑक्सी रेस्पिरेशन क्या होता है? ये तो हो गया हमारा ऑक्सी श्वसन। अब देखते हैं कि अनऑक्सी श्वसन क्या होता है। अनऑक्सी श्वसन में क्या होता है? ये रासायनिक रूप से ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। ग्लूकोज का जो दहन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है। ग्लूकोज का दहन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है। ग्लूकोज का दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है तो क्या बनता है? अलग अलग बनता है। जब ग्लूकोज अलग अलग प्रकार से टूटता है, यानी कि जंतुओं में जब ग्लूकोज टूटेगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो क्या बनेगा? सबसे पहले जंतुओं में टूटेगा तो वो बनाएगा लैक्टिक एसिड। वो लैक्टिक अम्ल बनाएगा जो थकान का कारण होगा जंतुओं में। ठीक है, ये जंतुओं में बनाएगा हमारा लैक्टिक एसिड। और पौधों में बनाएगा हमारा इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल किसमें बनाता है? ये पौधों में बनाता है। तो ये बर्निंग प्रोसेस होती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है तो क्या बनती है? हमें एनर्जी मिलती है 673 कैलोरी या फिर 38 एटीपी हमें ऊर्जा मिलती है। जब बर्निंग प्रोसेस होगी ग्लूकोज की ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगी, रासायनिक रूप से जब ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ग्लूकोज तो टूटेगा, रासायनिक रूप से टूटेगा तो जंतुओं में क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड बनेगा जो थकान का कारण होता है। लैक्टिक एसिड कभी भी अच्छा नहीं होता है, वो हमारी थकान का कारण होता है। और हमारी जो व्हाइट मसल्स होती है, सफेद मांसपेशियां होती है, उसमें जाकर लैक्टिक एसिड मिल जाता है और वहीं पर लैक्टिक एसिड बनता है। पौधों में क्या बनता है? पौधों में भी जब ग्लूकोज टूटेगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तो क्या बनेगा? इथाइल एल्कोहल बनेगा जो पौधों में थकान का कारण होता है। ठीक है, तो ये श्वसन हमारा हो गया 2 प्रकार का। अब हम देखेंगे मानव का श्वसन तंत्र, ये बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन और गैसों का परिवहन तब देखेंगे जब हम मानव का श्वसन तंत्र देख लेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा मानव का श्वसन तंत्र। मानव का श्वसन तंत्र में क्या होता है? इसमें भी गैसों का आदान प्रदान होता है। गैसों का आदान प्रदान होता है किस किस का? ऑक्सीजन का प्रवेश होता है, ऑक्सीजन का प्रवेश होता है तथा ऑक्सीजन का प्रवेश होता है तथा CO2 का निष्कासन होता है। ठीक है, CO2 का निष्कासन होता है, निष्कासन होता है। तो ये हो गई हमारी रेस्पिरेशन, हमारी ग्लूकोज की बर्निंग प्रोसेस। अब देखते हैं कि हमारे कौन कौन से मुख्य अंग मिलते हैं किसमें? हमारे मानव के श्वसन तंत्र में। ह्यूमन रेस्पिरेशन में क्या क्या मिलता है? तो सबसे पहले स्ट्रक्चर मिलते हैं हमारा नाक। ये मैं लिख कर रही हूं आज। सबसे पहला स्ट्रक्चर मिलता है हमारा नाक। दूसरा मिलता है हमारा स्वर यंत्र।
जिसे हम लैरिंग्स बोलते हैं। पक्षियों में क्या होता है, स्वर यंत्र उनका सेरिंग्स होता है। तीसरा होता है हमारे ट्रेकिया, यानी कि हमारी विंड पाइप, जिसे हम क्या बोलते हैं, वायु मार्ग भी बोलते हैं। ट्रेकिया के बाद चौथा हो गया हमारे फेफड़े। ये हमारे श्वसन अंग होते हैं। फेफड़े के अंदर एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसे हम वायु की थैली बोलते हैं, एयर सैक बोलते हैं, एल्वोलाई बोलते हैं, एल्वोलाई। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर हम देखेंगे हमारे शरीर में, यानी कि हमारे मानव श्वसन तंत्र में मिलने वाला सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है हमारा नाक। ठीक है, इस नाक के माध्यम से श्वास लेना इंपॉर्टेंट होता है मुख की तुलना में। ठीक है, क्या होती है नाक में, हमारे नाक में मुख्य रूप से दो प्रोसेस मिलती है। हमारा जो नाक होता है उसमें मुख्य रूप से, यानी कि पहला अंग क्या होता है, हमारा श्वसन अंग नाक। इसको नाक को देखेंगे हम कि नाक में मिलता क्या क्या है। तो नाक में मुख्य रूप से हमारी दो संरचनाएं मिलती है, दो स्ट्रक्चर मिलते हैं। पहला क्या होता है कि नाक के कार्य भी दो होते हैं। पहला तो ये सुगंध का ज्ञान करती है। नाक क्या करती है, ये सुगंध का ज्ञान करती है। ठीक है, पहली तो हो गई इसकी कि सुगंध का ज्ञान कर लिया। दूसरा कार्य हो गया इसका, श्वास लेने में सहायक होती है। श्वास लेने में सहायक होती है, लेने में सहायक होती है। मुख की तुलना में नाक से श्वास लेना अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है या फिर अत्यधिक लाभदायक होता है, क्योंकि इसमें दो संरचनाएं मिलती है मुख्य। इसके अंदर दो संरचनाएं मिलती है। दो संरचना कौन कौन सी मिलती है, पहली तो हो गई कि इसके अंदर हमें बाल मिलते हैं। नाक के अंदर क्या मिलते हैं, बाल मिलते हैं। ये बाल क्या करते हैं, हमारी वायु को छानने का कार्य करते हैं। ये जो बाल होते हैं ये वायु को छानने का कार्य करते हैं, ताकि कोई भी डस्ट पार्टिकल हमारे फेफड़ों में न जाए, हमारे ब्लड में न खुले। तो ये वायु को छानने का कार्य करते हैं, वायु को छानने का कार्य करते हैं, ताकि हमारी बॉडी में कोई डस्ट पार्टिकल ना जाए। विशेषकर जो लड़कियां होती है वो अपने नाक के भी हेयर रिमूव करवा लेती है, किस वजह से, सुंदर दिखने के लिए। उन्हें ये जानना चाहिए कि नाक में हमारे बाल इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों नेचर ने दिए हैं। वो इसलिए दिए हैं कि वो वायु को छानते हैं ताकि हमें शुद्ध ऑक्सीजन अंदर मिले, इसलिए नहीं कि हम पार्लर में जाकर उन्हीं नाक के बालों को रिमूव करवा ले ट्रिमर से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। दूसरा क्या, पहला तो हो गया ये कि नाक में जो बाल होते हैं वो वायु को छानने का कार्य करते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर मिलता है हमारे नाक में, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा श्लेष्मा। श्लेष्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, वो एक सेमी सॉलिड होती है और नाक की कुछ हड्डियों से मिलकर बनी हुई होती है। हमारी जो नाक होती है वो हड्डियों से मिलकर नहीं होती है, ये कार्टिलेज की बनी हुई होती है, उपास्थि की बनी हुई होती है। जब हम स्केलेटल देखेंगे तो हमारी आंख और नाक में एक बड़ा सा होल मिलेगा, हमारी आंख अंदर की ओर होती है और नाक में कोई हड्डी नहीं होती है, वो एक कार्टिलेज की बनी हुई स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो दूसरी होती है हमारी श्लेष्मा। ये श्लेष्मा क्या करती है, ये श्लेष्मा करती है हमारे तापमान का नियमन करती है। ठीक है, श्लेष्मा क्या करता है कि ये तापमान का नियमन करता है। श्लेष्मा क्या करती है, तापमान का नियमन करती है, नियमन करती है। कैसे, जैसे कि अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, हो सकता है टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो, 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो तो 37 से 38 डिग्री होता ही है। ठीक है, तो उस टेम्परेचर की वायु को बनाने के लिए हमारी जो नाक में जो श्लेष्मा मिलता है, ये श्लेष्मा क्या करता है, ठंडी वायु को पिघलाने के लिए ये जमता रहता है। ये ठंडी वायु को अपनी ऊष्मा देता है, ताकि वो जो वायु है ठंडी, वो गर्म होकर सीधे हमारे शरीर में पहुंच जाए। बिल्कुल ठंडी वायु यदि हमारे शरीर में पहुंचेगी तो वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। गर्मी में क्या होता है, यही श्लेष्मा, जब गर्मी का तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी 40 डिग्री सेंटीग्रेड, कभी 45 डिग्री सेंटीग्रेड, कभी 50 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा तापमान हो जाता है, तो उस टेम्परेचर की वायु को 37 डिग्री टेम्परेचर की वायु में बदलने के लिए जो श्लेष्मा होता है
वो उसकी वायु की जितनी भी बाह्य वातावरण की जो वायु अपने अंदर जाती है, हमारे शरीर में जाती है, उस वायु को श्लेष्मा क्या करता है, अवशोषण करता है और ठंडी वायु हमारे शरीर में भेजता है। तो जब ठंडी के मौसम में श्लेष्मा ऊष्मा प्रदान कर करके खुद जमने लग जाता है, तो हमारी जो नाक होती है वो बंद हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं कि हमें कोल्ड हुआ है, सर्दी हुई है, हमारी नाक बंद हो गई। किस लिए? क्योंकि हमारा जो श्लेष्मा होता है वो हमारी वायु को ऊष्मा दे देकर जम गया। ठीक है। गर्मी में क्या होता है कि अत्यधिक गर्म वायु जब हमारे नाक में प्रवेश होती है तो श्लेष्मा उस ऊष्मा को अवशोषण करता है, उस ऊष्मा को ग्रहण करता है। और जब ज्यादा ही गर्म वायु हमारी बॉडी में जाती है, हमारी नाक में जाती है, तो श्लेष्मा क्या होता है, पिघल जाता है, क्योंकि अर्धद्रवित होता है श्लेष्मा। जब वो श्लेष्मा पिघलेगा तो हमारी नाक से खून बहेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं कि नक्सीर हो गई है। तो ये कार्य किसका होता है, श्लेष्मा का। एक और इंपॉर्टेंट बात है छींक का आना। छींक का आना, ये छींक कब आती है, छींक का आना जब इसी श्लेष्मा पर कोई डस्ट पार्टिकल चिपक जाता है। श्लेष्मा बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे, तो हमारा ब्रेन चाहता है कि श्लेष्मा पर कोई नुकसान ना पहुंचे। जैसे ही ब्रेन को मैसेज जाता है कि श्लेष्मा पर कुछ चिपक गया है, जैसे ही हमारे ब्रेन को मैसेज जाता है कि श्लेष्मा पर कुछ चिपक गया है, तो डायफ्राम स्ट्रक्चर देखा था हमने पाचन तंत्र में, यहां पर होता है डायफ्राम। ये जो डायफ्राम होता है ये अपनी मसल्स को खींचता है छोड़ता है, खींचता है छोड़ता है, ताकि फेफड़ों में जितनी भी वायु थी वो नाक द्वारा बलपूर्वक बाहर फेंकी जाए और इस श्लेष्मा पर जो कुछ भी चिपका हुआ डस्ट पार्टिकल चिपक जाता है वो बाहर निकल जाए। तो वो जो बलपूर्वक वायु फेफड़ों से नाक द्वारा बाहर फेंकी जाती है उसे क्या बोलते हैं, छींक का आना। छींक का आना कोई शुभ या अशुभ संकेत नहीं होता है कि एक बार हम छींक लिए तो अशुभ हो गया, दूसरी बार फिर छींक लिए, छींक आ गई तो हमारा शुभ कार्य हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। श्लेष्मा पर कुछ डस्ट पार्टिकल चिपक जाते हैं, याद रखना जब सफाई करते हैं, जब झाड़ू निकालते हैं, तब हमारे छींकें बहुत ज्यादा आती है। जब पेट्रोल पंप के पास जाते हैं तो पेट्रोल पंप की जो पेट्रोल की स्मेल होती है उसमें भी डस्ट पार्टिकल होते हैं, वो भी हमारी श्लेष्मा पर चिपकते हैं, तब भी वायु को बलपूर्वक बाहर फेंका जाता है। ठीक है। तो ये छींक का आना क्या होता है, बलपूर्वक वायु को बाहर फेंकना। बलपूर्वक वायु को बाहर फेंकना क्या कहलाता है, छींक का आना। जब हमारे श्लेष्मा पर डस्ट पार्टिकल चिपक जाते हैं तो ब्रेन को मैसेज जाता है कि कुछ डस्ट पार्टिकल चिपक गए हैं। फिर जो ब्रेन होता है डायफ्राम को मैसेज करता है कि इसमें डस्ट पार्टिकल चिपक गए हैं, इसको हटाओ। तो डायफ्राम अपनी मसल्स को खींचता है छोड़ता है और फेफड़ों से बलपूर्वक जो वायु होती है वो नाक के द्वारा बाहर फेंकी जाती है और उस डस्ट पार्टिकल को हटाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, स्नीजिंग या छींक। एक और घटना होती है हमारे साथ, उबासी आना। सुबह सुबह उबासी आती है, रात को सोते समय उबासी आती है, थकान होती है तो उबासी आती है, किस वजह से आती है। ठीक है। तो ये भी समझ लेते हैं कि उबासी क्यों आती है। उबासी का आना बेसिकली ये होता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई। कभी कभी हम इतने आलसी हो जाते हैं कि ढंग से श्वास भी नहीं ले पाते हैं। जब ढंग से श्वास नहीं लेते हैं तो ब्रेन को फिर मैसेज जाता है कि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। तो इसकी जो गाल की जितनी भी मसल्स है, उसके चेहरे की जितनी भी मसल्स है, उसको खोलो और बलपूर्वक वायु को अंदर ग्रहण करो। ठीक है। तो ये उबासी का कारण क्या होता है कि बलपूर्वक वायु को हम अंदर की ओर ग्रहण करते हैं। छींकना मतलब बलपूर्वक वायु को बाहर फेंकना फेफड़ों से। उबासी का आना बलपूर्वक वायु को अंदर लेना, बलपूर्वक वायु को अंदर लेना, ये क्या होती है, उबासी। जब भी हमें उबासी ज्यादा आने लग जाती है तो हमें पानी पी लेना चाहिए। ये संकेत होता है कि हाँ हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तभी हमें उबासी आती है। ठीक है। तो हमें पानी पी लेना चाहिए। ये सोने से पहले भी आती है, क्योंकि हमारा साइकिल 24 घंटे का होता है हमारी बॉडी में कि हाँ इतने बजे नींद आ रही है, जैसे कि हाँ 10 बजे नींद आ रही है तो 9:30 बजे नींद के केमिकल सिक्रेशन शुरू होने लग जाएंगे। हमारी रेस्पिरेशन रेट धीमी हो जाएगी, हमारी सर्कुलेशन रेट जो होती है वो भी धीमी हो जाएगी। फिर ब्रेन को मैसेज जाता है कि सोने का टाइम हो गया है, बलपूर्वक या फिर इसके केमिकल सिक्रेशन करो। फिर भी कोई इंसान पढ़ रहा है तो लगेगा कि हाँ ये पढ़ रहा है, तो फिर क्या करे, तो उसकी जो वायु होती है वो बलपूर्वक अंदर ली जाती है। फिर भी इसे हम क्या बोलते हैं, उबासी बोलते हैं। कि ऑक्सीजन की कमी का होना या फिर बलपूर्वक वायु ग्रहण करने क्या होती है, उबासी होती है।
अब देखते हैं दूसरा स्ट्रक्चर हमारे शरीर में मिलने वाला। हमने अभी तक क्या देखा है श्वसन तंत्र में कि श्वसन क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है और ग्लूकोज का दहन होता है जिससे हमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर श्वसन दो प्रकार का होता है, ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का जलना और हमें ऊर्जा प्राप्त करना। अनऑक्सीश्वसन क्या होता है, रासायनिक रूप से ग्लूकोज का अपूर्ण दहन होता है। जब रासायनिक रूप से ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तो अपूर्ण दहन होता है। देन कोई भी सह उत्पाद के रूप में इसमें लैक्टिक एसिड बनता है जो जानवरों में, जंतुओं में थकान का कारण होता है। पौधों में क्या बनता है जब अनऑक्सीश्वसन होता है तो इथाइल अल्कोहल बनता है, वो पौधों में थकान का कारण होता है। फिर हमने देखा है कि मानव का श्वसन तंत्र क्या होता है, उसमें भी गैसों का परिवहन होता है। और मानव के श्वसन तंत्र में हमने एक स्ट्रक्चर देख लिया, नाक की नाक में मिलने वाली कौन कौन सी संरचना होती है, क्या क्या कार्य होते हैं। उबासी का आना, छींक का आना, श्लेष्मा का क्या कार्य होता है, वायु का, यानी कि नाक में हमारे जो बाल मिलते हैं उनका क्या कार्य होता है। कल हम देखेंगे एडम्स एप्पल यानी कि स्वर यंत्र को, फिर लंग्स, उसके बाद हम देखेंगे गैसों का परिवहन कि हमारे ऑक्सीजन से हमें ऊर्जा कैसे मिलती है, रेस्पिरेशन से हमें ऊर्जा मिलती कैसे है, कौन हमारी ऑक्सीजन का परिवहन करके ग्लूकोज के पास ले जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। क्लास को देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाय, गुड डे, धन्यवाद।